हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरे कृष्णा, योर फ्रेंडली रियल एस्टेट एडवाइज़र। तो आज हम Q&A सेशन करेंगे। आपने जो क्वेश्चंस पूछ रखे हैं कमेंट्स में, उसका मैं कोशिश करूंगा रिप्लाई करने का। इससे पहले मैं रिप्लाई करता आया हूं आपके सारे क्वेश्चंस का। वीक में एक बार मैं सारे क्वेश्चंस गो थ्रू करता था और एक्सप्रेस करता था अपने थॉट्स राइटिंग्स में। तो कई बारी मैं अपनी बात तो कन्वे कर पाता हूँ, बट हाँ, वो इमोशंस कन्वे नहीं हो पाते हैं, वो एटीट्यूड कन्वे नहीं हो पाता कि मैं किस तरीके से उसका जवाब दे रहा हूँ। सो आई थॉट कि क्यों ना हम एक Q&A सेशन स्टार्ट करें जिसमें मैं आपके क्वेश्चंस लाइव आंसर करूँ, जिससे कि आप मुझे वो क्वेश्चंस आंसर करते हुए देख भी पाएँ और एक प्रॉपर डिटेल एक्सप्लेनेशन हो पाता है। कई बार राइटिंग्स में कमेंट के रिप्लाईज में बहुत बड़े बड़े रिप्लाईज करना नहीं सही लगता, तो आई थॉट इट इज़ अ बेटर आइडिया टू कम अप विद द Q&A सेशन। तो स्टार्ट करते हैं विद द मोस्ट रिसेंट और लास्ट तक जाएंगे। ऐसे ही मैं कोशिश करता रहूँगा आपके जो क्वेश्चंस हैं उनका मैं जवाब दे पाऊँ। फर्स्ट क्वेश्चन पिक करते हैं एकता कृष्णात्रे जी का। इन्होंने हैबिटेट प्राइम के लिए पूछा है कि रिजल्ट कब तक आएगा। बेसिकली हैबिटेट में इशू ये हुआ है कि जब आप एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे थे तो एप्लीकेशन फ़ीस जो 590 रुपीज़ की जाती है अलॉन्ग विद द बुकिंग अमाउंट, वो फ़ीस डिसेबल हो रखी थी गलती से TCP से। तो उन्होंने वापस से रीच आउट किया है ईमेल के थ्रू कि आप एप्लीकेशन फ़ीस पे कर दें। जब तक सभी का एप्लीकेशन फ़ीस रिसीव नहीं हो जाता तब तक एप्लीकेशन की स्क्रीनिंग स्टार्ट नहीं होगी। अगर आपने अभी तक फ़ीस पे नहीं किया है, उस ईमेल का रिप्लाई नहीं किया है जिसमें उन्होंने लिंक दिया है एप्लीकेशन फ़ीस पे करने का, तो प्लीज़ वहाँ पे करें। अगर आप बहुत ज़्यादा डिले करेंगे तो आपका एप्लीकेशन ड्रॉप हो जाएगा, स्क्रीनिंग तक नहीं जाएगा और स्क्रीनिंग के आगे फिर ड्रॉ में तो आपका डलना ही नहीं है। तो जिन्होंने भी हैबिटेट प्राइम के सेकेंड ड्रॉ में अप्लाई किया है तो प्लीज़ आप अपना ईमेल बॉक्स चेक करें, स्पैम फोल्डर, ऑल ईमेल बॉक्स फोल्डर्स चेक कर लें। कई बारी हमें प्राइमरी इनबॉक्स में नहीं आती हैं चीज़ें, स्पैम फोल्डर या जंक फोल्डर में पड़ी रहती हैं, तो प्लीज़ उसे मिस ना करें, नहीं तो आपका एप्लीकेशन ड्रॉप हो जाएगा। और जो प्रोबेबिलिटी थी कि 550 लोगों में से 20 का निकलना था, बहुत कम प्रोबेबिलिटी है निकलने की, बट हाँ, एप्लीकेशंस कम हो जाएंगे, आपकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी, राइट। तो दिस वाज एकताज रिप्लाई। गोपाल जी का क्वेश्चन है, ड्रॉ कैसे और किसकी सुपरवाइजरी में निकलता है? क्या बिल्डर ब्रोकर का ड्रॉ में कोई रोल होता है? तो इसमें बेसिकली बिल्डर या ब्रोकर का कोई डायरेक्ट रोल नहीं होता, ब्रोकर का तो कोई रोल ही नहीं होता और बिल्डर का भी कोई डायरेक्ट रोल नहीं होता। जो 5% इनका मैनेजमेंट कोटा है उसका ड्रॉ अलग होता है। जितनी MQ की यूनिट्स हैं उतनी ही एप्लीकेशंस डलती हैं, सिर्फ बिल्डर का रोल यहीं पर है। बाकी जो DTP के हमारे ऑफिसर्स हैं उनकी निगरानी में ये ड्रॉ होता है। पहले चिट्स वगैरह निकलती थी, सारे एप्लीकेशन नंबर डाल करके फिर चिट्स ड्रॉ किए जाते थे। अब ये थोड़ा सा कंप्यूटराइज हो गया है, बेटर है। तो हाँ, जो हमारे ऑफिसर्स हैं DTP के और TCP के, रेरा के, उनकी निगरानी में होता है। इसका कोई डायरेक्ट बिल्डर इन्फ्लुएंस नहीं करता किसी भी तरीके से और ब्रोकर का तो कोई रोल ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुराग मीना जी का। GLS 81 के लिए इनका कहना है कि आई एम प्रेजेंटली रिजाइडिंग इन अहमदाबाद। इफ आफ्टर अलॉटमेंट एंड देयर आफ्टर पोजेशन आई विश टू रिटेन द फ्लैट एंड अर्न रेंटल इनकम, आर देयर एनी एजेंसीज, ब्रोकर, एजेंट working in that area who can assist in furnishing of the flat as well as renting out? In short, can the property be managed with no or minimal visits to Gurugram? जी हाँ, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट फर्म्स हैं और जो हमारे इंटीरियर डेकोरेटर्स हैं जो ये सारी चीज़ें मैनेज करते हैं आपको बिल्कुल हेल्प करेंगे। इंटीरियर के लिए आपको तकरीबन आने की ज़रूरत ही नहीं है और अगर आप रेंट आउट करना चाहते हैं तो हाँ, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट फर्म्स हैं, इवन ब्रोकर्स भी काम करते हैं। बट इसमें एक दिक्कत है, इश्यूज़ क्या आते हैं कि लेट्स से स्पेशली NRIs के साथ ये इश्यूज़ देखे गए, लोकल लोगों के साथ नहीं। अब ब्रोकर को पता है कि इस पर्टिकुलर फ्लैट का ओनर कहीं बाहर रहता है, उसका फ्रिक्वेंटली आना जाना नहीं होगा,
तो कई बार ऐसा देखा गया है कि वो एज अ होटल भी चढ़ा देते हैं, डे वाइज बेसिस पर चढ़ा देते हैं वो कमरा। आपको पता है कि वहाँ पर कोई टेनेंट रह रहा है, बट एक्चुअली टेनेंट नहीं रह रहा होता, उसका जो यूटिलाइजेशन है कुछ अलग तरीके से करने की कोशिश करते हैं। और हाँ, जिस तरीके से प्रॉपर्टी सामने से मैनेज हो पाती है उस तरीके से नहीं मैनेज हो पाती। तो हाँ, ऐसे इश्यूज देखे गए हैं, स्पेशली विद NRI क्लाइंट्स और रिमोट क्लाइंट्स। आपका अगर सरनेम देखें तो हाँ, मीना जी हैं, आप राजस्थान के आसपास से बिलोंग करते हैं। और अगर आपका ये सरनेम ना भी हो, अगर मैं जेनरिकली बात करूं, तो आप अपने जो ब्रोकर हैं या जो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट फर्म हैं उनको ये रियलाइज़ ना होने दें कि आप कहीं बाहर बहुत दूर रहते हैं। उनको इस बात का डर हमेशा रहना चाहिए कि आप शॉर्ट नोटिस पर अपना फ्लैट देखने विजिट कर सकते हैं। जैसे आपके केस में मीना जी हैं, राजस्थान अलवर के आसपास कहीं ना कहीं बिलोंग करते होंगे, ईस्टर्न राजस्थान के एरिया में। तो कहीं ना कहीं आप अगर बोल देंगे कि हाँ आप राजस्थान में रहते हैं या आना जाना रहता है आपका गुड़गांव, तो हाँ आपकी प्रॉपर्टी बहुत ईजिली मैनेज हो जाएगी, कोई इशू नहीं होगा। बट मैं इस क्वेश्चन का आंसर इसलिए डिटेल में देना चाहता था कि हाँ, जो हमारे NRI क्लाइंट्स हैं जो कहीं मुंबई में रह रहे हैं और रिमोटली दे रखा है यहाँ पर किसी ब्रोकर के भरोसे पर, तो ऐसा ना करें। विजिट कर लें, या विजिट नहीं भी कर रहे हैं तो एटलीस्ट ब्रोकर या प्रॉपर्टी मैनेजमेंट जो फर्म है उसको इस बात का डर रहे कि कभी न कभी कोई न कोई आप या आपका कोई रिश्तेदार दोस्त आ सकता है। तो दिस वाज विद अनुराग मीनास। एंड द नेक्स्ट वन इज सिग्नेचर ग्लोबल पर क्वेश्चन आया है 4 और 5 का, जो मैंने रिव्यू किया था। सोहना में लो राइज फ्लोर्स हैं, उस पर हेल्दी लिविंग का कमेंट है। कोशिश करें, अगर आपका चैनल है किसी और नाम से तो अपना नाम मेंशन करने की कोशिश करें जिससे कि मैं आपको बुला पाऊँ। हाउ इज़ इट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू सिग्नेचर ग्लोबल 4 और 5? मेरे हिसाब से लो फ्लोर्स में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमें नहीं देखना चाहिए। अच्छा इन्वेस्टमेंट के प्रोस्पेक्टिव से नहीं है, बट हाँ सेल्फ यूज़ के लिए ठीक है, रेंटल इनकम के लिए ठीक है। बट हाँ, एप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा नहीं होगा, एक लेवल का होगा। लॉन्ग टर्म अगर देखें 20 से 30 साल बाद, हाँ बिल्कुल अच्छा करेंगे। बट अगर आप नियर फ्यूचर देख रहे हैं 7 साल 10 साल या 15 साल तक, तो बहुत ज़्यादा वो नहीं होने वाला इसमें एप्रिसिएशन वगैरह। बट हाँ, अगर आप ले रहे हैं तो एक अच्छी रेंटल इनकम और एक लॉन्ग टर्म विज़न के साथ ले सकते हैं। और अगर एंड यूज़ है तो आई डेफिनेटली रिकमेंड इन द बजट सेगमेंट। 70-80 वाले रेंज में हार्डली कुछ है गुड़गांव में, और आपको अगर ऐसे बजट सेगमेंट में लो राइस कोई चीज़ मिल रही है तो हाँ, इट इज़ हाईली रिकमेंडेड। नेक्स्ट है रजत वांधी जी का कि एप्लीकेशन नंबर एफिडेविट में क्या लिखें। तो बेसिकली जब पहले एप्लीकेशन नंबर, जब पहले फिजिकल एप्लीकेशंस बढ़ती थी तो उसमें एक 4 डिजिट का एप्लीकेशन नंबर हुआ करता था जो एफिडेविट में लिखना पड़ता था। बट अब जब ये इलेक्ट्रॉनिक हो गया है तो हाँ, एप्लीकेशन नंबर की ज़रूरत नहीं है, वो फॉर्मेट में अभी का अभी चला आ रहा है। मेरे हिसाब से अगर बिल्डर्स देख रहे हैं या TCP के ऑफिसर्स देख रहे हैं तो प्लीज़ वो हटा दें अगली बारी से, जिससे कि कन्फ्यूज़न ना हो। इस वीडियो के माध्यम से भी मैं यही कहना चाहूँगा कि हाँ, आप एप्लीकेशन नंबर ब्लैंक छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट इज़ गौरव जी का है ये स्टेटमेंट, बेसिकली real estate looks like gambling in Delhi NCR. H-RERA is useless. DTCP is also useless. However, we can dare to buy anything. Better to avoid real estate until all stuck projects are at resolution. देखिए जी, एक मूवी थी लाइफ इन अ मेट्रो, तो उसमें इरफान साहब कहते हैं कि मेरे फ्रेंड ने कार तो ले ली है, वो अभी भी गराज में है, उसका सिर्फ यही कहना है कि मैं वो कार तभी निकालूंगा जब सारी ट्रैफिक लाइट्स ग्रीन हो जाएंगी। तो ऐसा होता नहीं है जी। एक गलत इन्वेस्टमेंट आपने कर ली है, ड्यू डिलिजेंस के साथ काम नहीं किया। रेरा सिर्फ दिल्ली NCR में ही नहीं, चाहे आप महाराष्ट्र का पकड़ लें, गुजरात का पकड़ लें, कहीं का भी पकड़ लें, हाँ फुल प्रूफ नहीं है। बट जो रिस्क है उस रिस्क के लिए आप रिवॉर्ड कितना गेन कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, अगर आपका इन्वेस्टमेंट ड्यू डिलिजेंस के साथ नहीं है, प्रॉपर आपने अपना होमवर्क नहीं किया है, सिर्फ बिल्डर के कहे पर या सिर्फ ब्रोकर के कहे पर, बिना अपना दिमाग लगाए, बिना प्रॉपर गाइडेंस के, कंसल्टेशन के आप अगर किसी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट पे जा रहे हैं,
आप रिस्क ले रहे हैं। देखिए, एक होता है एक इन्फॉर्म डिसीजन लेना, कैलकुलेटेड रिस्क लेना, और एक होता है कि आप बिल्कुल आंख मूंद करके रिस्क ही ले रहे हैं। तो फिर ऐसे तो इक्विटी मार्केट भी रिस्क है। आप कोई भी XYZ 1 2 3 करके आप कोई स्टॉक उठा लें, कल को गिर जाए तो रिस्क, और बढ़ गया तो रिवॉर्ड। तो गैम्बलिंग नहीं है, कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। आपको एनालाइज करना है कि आप कम रिस्क में ज़्यादा प्रॉफिट कहाँ पर गेन कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने, आई एम श्योर कि कुछ गलत इन्वेस्टमेंट्स की होगी। आई थिंक इन्होंने माहिरा ले रखा है, तो हाँ, माहिरा एक गलत इन्वेस्टमेंट है, बट आप ऐसा नहीं कर सकते कि हाँ किसी ने पैसा नहीं बनाया है रियल एस्टेट में। लोग बनाते हैं, बट हाँ कुछ केसेस में बायर्स ने बहुत लूज़ किया है पैसा। सैड स्टोरीज हैं, बट हाँ आगे के लिए मैं कहूँगा कि हाँ प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस करें, अपनी एनालिसिस करें। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं तो प्लीज़ मत खरीदें, एटलीस्ट अंडर कंस्ट्रक्शन मत खरीदें। रेडी टू मूव इन में चले जाएं, वहाँ भी ठीक ठाक डील मिल जाती है। आप रेंटल अर्न कर सकते हैं 3 से 4% के आसपास का, और सेल्फ यूज़ है, फिर तो मैं हमेशा ही रेडी टू मूव इन के लिए एडवोकेट करता हूँ। आई थिंक मैंने एक्सप्रेस कर दिया होगा गौरव जी के स्टेटमेंट को। तो विनोद जी का है, सो गुड इन्फॉर्मेशन सर, इसकी पोजीशन पुराने वाले के साथ मिलेगी या जीरो से स्टार्ट होगा ऑन GLS 81? तो जी इसका रेरा अलग है, ऑब्वियसली इसका कंस्ट्रक्शन डिलेड है मतलब फेज सेकंड से स्टार्ट हो रहा है, तो ऑब्वियसली अलग से ही पोजीशन इसको ऑफर किया जाएगा। इवन OC भी अलग अप्लाई होगी। तो हाँ, एक साथ नहीं मिलेगा, गैप होगा, मे बी 1 साल 1.5 साल या 2 साल तक का भी गैप हो सकता है। ब्रीज ग्लोबल हाइट्स सेक्टर 89 पे बबीता बिश्त जी का कमेंट है नाले को लेकर के कि अब शायद कवर होने वाला है। हाँ, वहाँ पर MR का SCO है, कवर होने के चांसेस हैं, बट बहुत सारा ऐसा काम होने वाला है जो अभी तक नहीं हो रहा है। कितना टाइम लगेगा वी नेवर नो। पोजीशन के 2-3 साल बाद तक, आई एम नॉट श्योर। प्लीज़ मेक वीडियो ऑन चैलेंजेस ऑफ लिविंग इन अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट। श्योरली विकास यादव जी, मैं बनाऊंगा इस पर। मे बी 3rd या 4th वीडियो हो, तो थोड़ा सा डिले हो सकता है। नेक्स्ट है शिवम मल्होत्रा जी का, गवर्नमेंट शुड मैंडेट that builder must construct one affordable housing project alongside one non-affordable housing ones, regardless of whether they are prominent developer like DLF, otherwise their license will be cancelled. Furthermore, a lock-in period of 20 years of ownership transfer or implementation for non-transferable registry should be imposed, ensuring the genuine and एंड यूज़र इनिशिएटिव। ऐसा है कि इसको मैं ब्रेकअप करता हूँ। पहले तो है ना, मैंडेट करना बिल्डर्स के लिए। देखिए जी, ऑलरेडी EWS वाली चीज़ें चल रही हैं बिल्डर्स के लिए। किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में उनको EWS के लिए यूनिट्स निकालना, लैंड निकालना काफ़ी चैलेंजिंग होता है। अब EWS आप दे रहे हैं और साथ में एक अफोर्डेबल हाउसिंग का भी इम्पोज करें, तो मुझे नहीं लगता कि ये कहीं सही होगा बिल्डर्स के प्रोस्पेक्टिव से भी। और आप ना किसी को गला पकड़ करके कोई काम नहीं करवा सकते। फिर अगर आप ऐसे इम्पोज करेंगे भी तो हाँ, वो फिर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, वहाँ कोई रहने नहीं आएगा, बस बना दिया जाएगा जैसे तैसे। जैसे अभी कुछ EWS की हालत है। कुछ अच्छे हैं हाँ, बट हाँ आप अगर मैक्सिमम EWS देखें तो हाँ वहाँ पर आपकी मेड भी नहीं रहने वाली है ना। तो ऐसे इम्पोज करना मुझे सही नहीं लगता। एक जेन्युइन रेट हो जिसमें आप लैंड और जो उसके लाइसेंसेज हैं सब्सिडाइज रेट पर प्रोवाइड करें, जो उससे अर्निंग है बिल्डर की वो नॉन टैक्सेबल कर दें। इस तरीके की चीज़ें कर सकते हैं जिससे कि आपका अगर कंस्ट्रक्शन का रेट जो आ रहा है, लेट से अगर 4,000 रुपये आ रहा है, तो उसी 4,000 पर आप सेल आउट कर पाएँ। तो अभी ऐसा नहीं होता कि उससे जो अर्निंग है वो नॉन टैक्सेबल कर रखी हो। हाँ, जो लैंड के कॉस्ट हैं, लाइसेंसेस के कॉस्ट हैं, वो सब्सिडाइज हैं, तभी आपके पास ये 4,200 रुपये में चीज़ आ पा रही है, नहीं तो वो भी ना आ पाती। बट अगेन वो भी कहीं ना कहीं, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बात की थी कि उसे 5500 के आसपास करना चाहिए, जिससे कि अफोर्डेबल हाउसिंग के और प्रोजेक्ट्स आते रहें।
सेकेंड इज़ लॉकिंग पीरियड 20 साल का आई थिंक बहुत ज़्यादा है। हम आज इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो हमारी फिनेंशियल स्टेटस है ना वो हर 6 महीने में अपडेट होती रहती है। हो सकता है हम बैंकरप्ट हो रहे हों, तो इसका गलत फ़ायदा बहुत उठाया जा सकता है। 20 साल का लॉकिंग बहुत है। इवन डीडीए ने ट्राई किया था 5 साल के लॉकिंग में, तो लोगों ने इंटरेस्ट दिखाना कम कर दिया था। मेरे हिसाब से साल 2 साल बहुत है, इतना ही जस्टिफाइड है। 20 साल तो बहुत ज़्यादा, आई थिंक आप एक्सट्रीम हो रहे हैं इस पर। नेक्स्ट इज़ फास्ट एंड फ्यूरियस जी हैं, आप बिल्डर के फेवर में हैं या जनता के? जो मैंने रिकमेंड किया था कि हाँ 55 के आसपास का होना चाहिए, एंड नॉन गुड़गांव वाले जो एरियाज़ हैं उनके लिए 48 का होना चाहिए, इंक्लूडिंग पार्किंग एंड ऑल। देखिए जी, इस पर सौरभ जी ने नीचे रिप्लाई किया है ऑलरेडी। आईसी अगर अफोर्डेबल आना बंद हो गए तो हाँ एग्जैक्टली वीडियो देखने वालों का ही नुकसान है। एग्जैक्टली आपने बिल्कुल सही बोला। इतना अनरियलिस्टिक प्राइस आप नहीं रख सकते कि कोई बिल्डर तैयार ही ना हो अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि हाँ इतना अनरियलिस्टिक प्राइस नहीं रख सकते आप कि बिल्डर बनाना ही बंद कर दे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि जो कॉमर्शियल में इंक्रीमेंट किया है 5 to 8% का, आप कॉमर्शियल बिक नहीं रहे हैं, इसी वजह से हमें कम देखने को मिल रहे हैं अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स। ऑल्दो 2 प्लान्ड हैं, एक सोना रोड पर और एक अपर द्वारका एक्सप्रेसवे पर। देखते हैं कब तक आता है, जल्दी ही आने वाला है, तो हाइक करना चाहिए मेरे हिसाब से। अब अगर प्राइसिंग की बात करें तो हाँ इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड वे में रख सकते हैं कैटेगरी वाइज, किस तरीके से कि कैटेगरी 1 और 2 के लिए डिफरेंट प्राइसिंग हो, 3 के लिए डिफरेंट, 4 के लिए डिफरेंट। इस पर मैं एक वीडियो लाऊंगा कि हाँ किस इस तरीके से कुछ क्या किया जा सकता है, क्या कोई पॉसिबिलिटी है, वो वीडियो लाऊंगा। आप उस वीडियो पर कमेंट कीजिएगा, या अगर आपका कोई अभी भी सजेशन है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। तो मैं एक वीडियो फॉर्म करूंगा और जो आपके रिस्पॉन्सेज हैं उसको कोलैब करूंगा और एक प्रपोजल सेंड कर सकता हूं मैं। अगर अच्छा लगा तो हाँ वो इम्प्लीमेंट हो सकता है। ऑल्दो ये गवर्नमेंट सुन रही है, जैसे कि मैंने रेरा पे जो कमियां थी ऑनलाइन पोर्टल पर उस पर क्वेश्चन रेज किया था, रीच करने की कोशिश की थी उनको। तो हाँ आपने अगर देखा हो, नोटिस किया हो, रिसेंटली रेरा विजिट किया हो, तो हाँ कुछ इम्प्रूवमेंट्स हैं पहले से, विच इज़ गुड। तो हाँ गवर्नमेंट सुनती है, ऐसा नहीं है। तो हाँ अगर गवर्नमेंट सुन सकती है, सुन रही है, तो बिल्कुल हम कोशिश करेंगे कि उन तक कोई एक अच्छा अगर कोई प्रपोजल है तो उन तक पहुंचाया जाए। व्हाट आर योर व्यूज़ ऑन द कंस्ट्रक्शन एंड डिलीवरी ऑफ M3M हाइट्स? तो हाँ M3M के जो ओनर हैं वो बाहर आ चुके हैं, और अच्छी बात ये रही है कि कंस्ट्रक्शन कहीं डिले नहीं हुआ, कहीं रुका नहीं, ना ही कहीं लेबर कम हुई है। अब आगे के पेमेंट्स कॉन्ट्रैक्टर्स को दे रखे हैं उन्होंने या नहीं दे रखे हैं, उनकी एक्चुअल फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, देखते हैं। विल सी कि हाउ थिंग्स कम अप इन नेक्स्ट अपकमिंग डेज। बट अभी तक देख करके ऐसा लग रहा है कि M3M इज ऑन द ट्रैक, बैक ऑन द ट्रैक। बट हाँ आयरियो इज टोटली गॉन नाउ, है ना। M3M बचा ही आयरियो के दम पर है, क्योंकि आयरियो ज़्यादा फंसा पड़ा है। बट एनीवेज इट इज़ गुड टू सी हिम कमिंग बैक in the action. This is the last question for today. 10 दिन पहले का नवीन श्रेष्ठा जी का रिस्पॉन्स है। क्वेश्चन है बेसिकली सरस्वती इनक्लेव नियर हीरो होंडा चौक, मतलब सरस्वती इनक्लेव हीरो होंडा चौक के पास ये CGHS अपार्टमेंट है आई गेस। वर्दी इन्वेस्टमेंट फॉर रेंटल एंड एप्रिसिएशन कंसिडरिंग द मेट्रो एक्सपेंशन, प्लीज़ ऑफर योर थॉट्स। तो हाँ इस क्वेश्चन के साथ मैं एंड करूंगा इस वीडियो को, और जो बाकी के जो ओल्डर क्वेश्चंस हैं मैं जिनका मैंने रिस्पांस नहीं किया है उसको मैं पिक करूंगा और एपिसोड 2 में इसको लाने की कोशिश करूंगा। तो जो हमारी येलो लाइन है हुडा सिटी सेंटर से और सेक्टर 10A के बीच में काफ़ी सारे CGHS अपार्टमेंट्स हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ये अच्छा करेंगे रेंटल के हिसाब से। जैसे ही ये एक्सपेंड होगा तो ये जो पूरी सड़क है सेक्टर 10A पर, ये जो हीरो होंडा चौक क्रॉस करने के आगे भी सेक्टर 10A तक जो जाती है, उसके आसपास के जो अपार्टमेंट्स हैं आप कंसीडर कर सकते हैं। एप्रिशिएशन तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, बट हाँ रेंटल इनकम बहुत अच्छा देंगे, और कल को ये रिकंस्ट्रक्शन में जाएंगे तो आपको एक बढ़ी हुई कारपेट एरिया मिलेगी। तो इस हिसाब से अगर इन्वेस्टमेंट देखें तो ये
वर्दी इन्वेस्टमेंट है। अब आप खुद रहना चाहेंगे या नहीं रहना चाहेंगे, इट इज़ अनदर क्वेश्चन, बट हाँ इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से अच्छा है। आशा करता हूँ कि मैं आपके क्वेश्चंस का प्रॉपर रिप्लाई दे पाया हूँ, अपने थॉट्स एक्सप्रेस कर पाया हूँ। ये इनिशिएटिव कैसी लगी है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनका कि मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पर रिप्लाई नहीं कर सकता, राइट प्रोजेक्ट रिव्यूज़ ये कैसा है वो कैसा है, कोई चीज़ अच्छी है या अच्छी नहीं है वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। तो उसके लिए मैंने गूगल फॉर्म का लिंक दे रखा है, उसे सबमिट करें, फिल करें और सबमिट करें। मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी आपको उस क्वेश्चन का रिप्लाई 1-on-1 दे पाऊँ। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। हाँ, आपके कॉन्टैक्ट्स मेरे तक ही हैं, कहीं और शेयर नहीं हो रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे लीड्स के लिए रिक्वेस्ट आते हैं ब्रोकर्स के। आई टोटली डिनाई शेयरिंग योर कॉन्टैक्ट्स विद देम एंड इट इज़ सिक्योर विद मी, डोंट वरी। आशा करता हूँ कि आपको ये इनिशिएटिव अच्छी लगी हो। अगर हाँ तो प्लीज़ इसे लाइक दें और कमेंट्स करते रहें, जिससे कि मैं नेक्स्ट एपिसोड में Q&A के आंसर कर पाऊँ। थैंक यू एंड हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।